रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, I am Masab Zubair, your chemistry teacher, and today I am going to discuss about reactions of alkanes. If we talk about reactivity of alkane, I have already discussed in previous lecture about the reactivity of alkane, that alkanes are very least reactive. Reasons was mentioned in that lecture. Now if we talk about its reaction, first reaction is combustion. जब कंबस्शन की बात करें तो इसका लफ्ज़ी मतलब है बर्निंग, और अगर इसका केमिकली मीनिंग लिया जाए, मतलब केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बात की जाए, तो किसी भी चीज़ की कंबस्शन या बर्निंग करवानी है तो डेफिनेटली बात है हमें उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब बात का ये है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर किसी चीज़ को हम बर्न नहीं कर सकते। तो अल्केन की कंबस्शन की बात की जाए तो सिंपलेस्ट अल्केन मैंने मीथेन लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, यानी कि इनडायरेक्टली मैं कंबस्शन की बात कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, पहले मीथेन के या हाइड्रोकार्बन के कार्बन कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन वाले कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, वाटर। और डेफिनेटली बात है कि बर्निंग के दौरान क्या रिलीज़ होनी है, हीट, जिसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबस्शन। अब अगर किसी अल्केन या किसी भी हाइड्रोकार्बन का 1 मोल हम लें और उसकी बर्निंग करें, उसकी कंबस्शन करें, तो उस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी वो उस हीट को हम क्या कहेंगे, मोलर हीट ऑफ कंबस्शन। और हर एक हाइड्रोकार्बन की मोलर हीट ऑफ कंबस्शन स्पेसिफिक होती है, जैसे कि अल्केन के केस में और ख़ास तौर पर मीथेन के केस में दैट इज़ इक्वल टू 891 किलो जूल पर मोल, दैट इज़ रिटन इन योर बुक्स। नाउ अगर हम ऑक्सीजन के रिएक्शन की ही बात करें और अल्केन के साथ ही रिएक्शन की बात करें, जिस तरह हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, नॉर्मली तो हम इसे इसका मतलब ये लेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हमने कहा कि अल्केन्स जो हैं लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से एडिशन रिएक्शन नहीं बल्कि क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन। हम जानते हैं अल्केन्स के अंदर कोई भी कार्बन लें, चाहे एक कार्बन लें, उसके बॉन्ड सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल होंगे। सिंगल होने की वजह से अगर किसी भी चीज़ ने अल्केन के साथ रिएक्ट करना है, यानी कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, अटैच होना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, इसकी जगह कोई भी चीज़ आकर अटैच होगी, तो इसका मतलब है वो उसने आकर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। तो इसका मतलब यह है कि अल्केन जो है एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते, लेकिन स्टिल हम ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हैं। तो इस केस में ऑक्सीडेशन हम किस कंडीशन में करेंगे, वो होगी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और ऐसी ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अल्केन की ऑक्सीडेशन आप सिर्फ़ और सिर्फ कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवा सकते हैं, और कैटलिस्ट भी कौन सा, जो हाईली एक्टिव कैटलिस्ट हो, और वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल अवेलेबल होती हैं, जैसे कि जिंक है या कॉपर है। यहाँ पर जो इस्तेमाल की गई है वो कॉपर है, और इंटेंस कंडीशन यानी कि टेम्परेचर राउंड अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राउंड अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। उसकी मौजूदगी में अगर हम इसको अल्केन को यानी कि मीथेन को ऑक्सीडाइज करवाएँ, तो ऑक्सीडाइज करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, in the presence of copper catalyst and 400 round about 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा एंड 200 atm इसका प्रेशर होगा। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन इसके अंदर एक तरह से ऐड हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। किस तरह से, ये कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन एक, ये दूसरी, ये तीसरी हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये देखें ये ऑक्सीजन अब डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन एक दफ़े से निकल गया है कार्बन से। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का भी किसी भी चीज़ में से निकलना वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये बच्चों आपको याद रखनी चाहिए ये बात कि ऑक्सीजन की एडिशन ऑक्सीडेशन, जबकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसके अपोजिट बात करें, ऑक्सीजन का रिमूव होना किसी भी चीज़ में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर इन दिस पर्सपेक्टिव दैट इज़ अपोजिट टू द ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव होगी तो रिडक्शन। या इसके अपोजिट बात कर लें, ऑक्सीजन ऐड होगी
तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो ऑक्सीडेशन। ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर मैं पहले आपको एक पूरी ऑर्गेनिक की एक स्कीम बता देना चाहूँगा, वो ये कि अगर हम कोई भी एल्केन लें, उसकी ऑक्सीडेशन करवा दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। इसी तरह हम फर्दर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड या कीटोन्स में, और एल्डिहाइड और कीटोन्स की भी मज़ीद ऑक्सीडेशन करवा दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, अब सिस्टमेटिकली ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या है? रिडक्शन। यानी कि अगर मैं एंड से लूँ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी रिडक्शन करवा दूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिवर्स होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड्रोकीटोन में। और इस तरह एल्डिहाइड्रोकीटोन की रिडक्शन करवा दूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और इस तरह अल्कोहल की रिडक्शन करवा दूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली अल्केन में। तो ये एक किस्म की आपके पास स्कीम है जो कि आपके पूरी ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होगी फ्रॉम द 8th चैप्टर अप टू द 12th चैप्टर। अच्छा, यहाँ पर वापस रिएक्शन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन क्या होगी? यहाँ पर ऐड होगी कार्बन में, तो इसका मतलब अल्केन की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन निकल गई, मतलब हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन। अब दोबारा से अब ऑक्सीजन की दो जो है वैलेंसी यानी कि 2 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो हाइड्रोजन कहीं नहीं जा सकेगी, ऑक्सीजन कहेगी तू वापस आ और मेरे साथ बॉन्ड बना, ताकि तेरा भी बॉन्ड पूरा हो और मेरे भी 2 बॉन्ड पूरे हों। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप है, और उसके साथ OH ग्रुप बन चुका है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम, जबकि मेथनॉल इसका क्या कहलाएगा? IUPAC नेम। यहाँ पर एक बच्चों बात आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हाइड्रोजन वापस उसी में ऐड हो रही है, लेकिन ऐड कहाँ हो रही है? अटैच कहाँ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन के साथ अब हाइड्रोजन का लिंक नहीं रहा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का लिंक, हाइड्रोजन का लिंक नहीं रहा, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन में अब ऐड नहीं हो रही। हाइड्रोजन का ऐड होना तो रिडक्शन कहलाएगा, जबकि यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है कार्बन में से निकल चुकी है, जबकि अब ऑक्सीजन में ऐड हुई है, तो अल्केन के साथ अब उस हाइड्रोजन का ताल्लुक नहीं रहा। हम फर्दर इसी अल्कोहल को क्या लेंगे? ऑक्सीडाइज करवाएंगे, CH3। मैं फर्दर अल्कोहल को ही मज़ीद ऑक्सीडाइज करवाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? अब वहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन की फॉर्म में ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन के रिमूवल की फॉर्म में ऑक्सीडेशन होगी। कैसे? ये ऑक्सीजन जो है, अच्छा ये रिएक्शन हमने वही कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है, वही टेम्परेचर यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है और वही प्रेशर यहाँ पर इस्तेमाल करना है। मैंने उसको दोबारा रिपीट करने के बजाय साइन यूज़ कर दी है। तो अब यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और ये दूसरी अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकालेगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन यानी कि अल्फ़ा कार्बन के साथ जो अटैच हो, और अल्फ़ा कार्बन क्या होती है? वो कार्बन जो डायरेक्टली किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो। आप देख सकते हैं ये कार्बन किसके साथ अटैच है? हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ। तो हाइड्रोक्सल ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ अटैच ये कार्बन है। अब आप देखें ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी, इस बॉन्ड में से अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगी, ये हाइड्रोजन भी इस बॉन्ड में से अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगी, इस ऑक्सीजन के साथ वही इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना देगी? वाटर बना देगी, बॉन्ड बनाकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में अब ऑक्सीजन पर रह गया है, हाइड्रोजन निकल चुकी है, और इसी तरह इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अब सिर्फ कार्बन पर रह गया है। तो अब ये ऑक्सीजन और कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन खाली रह चुका है, ये आपस में एक दूसरे का दुख बांटेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करेंगे और क्या बना लेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, ये कार्बन, अब कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जो थी वो पहले सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से अटैच थी, अब किसके ज़रिए से अटैच होगी? डबल बॉन्ड के ज़रिए से लेंगे डबल बॉन्ड। और दूसरा हमारे पास क्या है? इस कार्बन के साथ पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, एक ये हाइड्रोजन और दूसरी ये हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है? ये फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ का है? एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का है। और एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो उसे हम कॉमन नेम क्या देते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। और IUPAC क्या नेम देंगे इसे? मेथनॉल। एल्डिहाइड के लिए हम क्या IUPAC रूल यूज़ करते हैं? एक कार्बन के लिए मीथेन और एल्डिहाइड का अल उसके एंड पर ऐड करते हैं तो मेथनॉल कहलाएगा। हम मज़ीद एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं जी, कोई मसला नहीं है। इस रिएक्शन को आप कैरी आउट करते रहें, HC डबल बॉन्ड OH और वही ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमने उसको इस फॉर्म में लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन। तो क्या होगा यहाँ पर? अब पहले स्टेप में ऑक्सीजन ऐड हुई, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव हुई ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, तो यहाँ पर फिर से वही क्या होगी? ऑक्सीजन ऐड होगी। कैसे? जैसे पहले स्टेप में हुई थी, यानी कि यहाँ से पहले हाइड्रोजन को निकालेगी और ख़ुद कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, यानी
सी डबल बॉन्ड O वैसे का वैसे इस कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन इस बेचारी को निकाल देगी और ख़ुद आकर अटैच हो जाएगी, और फिर बड़ी चालाकी से उस हाइड्रोजन को कहेगी नहीं नहीं जाना कहीं नहीं है, तुमने मेरे साथ ही अटैच होना है। तो ये आपके पास क्या चीज़ बनी है, ये C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप जो हमारे पास क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जहाँ पर भी अटैच हो उसे एक नया नाम दे देता है, क्लास ऑफ कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम में इसे क्या कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से बना है तो फॉर्मिक एसिड कहेंगे। अगर IUPAC नेम देना चाहें तो एक कार्बन के लिए मीथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, वो हम मीथेन के एंड पर OIC ओइक ऐड करेंगे तो हम ये क्या कहलाएगा, मेथानोइक एसिड। अब हम मज़ीद मेथानोइक एसिड की भी ऑक्सीडेशन करवा दें, HC लें जी, मेथानोइक एसिड की भी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन ऑफ कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होगा, फिर वही सीरीज़ वही, पहले स्टेप में ऑक्सीजन ऐड हुई, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव हुई, तीसरे स्टेप में फिर ऑक्सीजन ऐड होगी, चौथे स्टेप में फिर हाइड्रोजन रिमूव होगी, वही सीरीज चलेगी। अब हाइड्रोजन यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकलेगी, ऑक्सीजन के साथ रहकर क्या बना देंगी, वाटर। क्या बना देंगी, वाटर। और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देंगी, CO2। यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट क्या है ऑक्सीडेशन की, वो यही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जी। तो उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। सबसे पहले हम नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन को आप पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन है क्या। तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की नाइट्रेशन, यहाँ पर तो जो स्पेसिफिकली अल्केन की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की नाइट्रेशन करवानी है तो इसका मतलब हम उस चीज़ में नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। नाइट्रेशन की हेडिंग के नीचे आपने इसकी क्या लिखनी है, डेफिनेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप आपने फंक्शनल ग्रुप्स वाले चैप्टर में 7th चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर भी वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रेफरेबली अल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिस वजह से ये क्या देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अब यहाँ पर तो हमने जो एडिशन करवा दी, लेकिन कंडीशन क्या थी, बहुत इंटेंस थी। अब आगे जो भी रिएक्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे अल्केन के केस में। अब मैं कोई भी अल्केन लूँ, यहाँ पर भी मीथेन ले लेता हूँ, इसकी नाइट्रेशन करवानी है, यानी कि नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना है। तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी चीज़ के अंदर नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना है तो उसको रिएक्ट करवा देना है नाइट्रिक एसिड के साथ, उसको रिएक्ट करवा देना है नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3। और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 को मैं आपकी आसानी के लिए अगर ओपन करके लिखूँ तो ज़रा गौर से देखिएगा, HONO2, मैंने जिस ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना था यानी कि NO2 नाइट्रो ग्रुप का, उसको सेपरेट कर लिया, बाकी OH को मैंने क्या कर लिया, सेपरेट। अब इसको कंबाइन कहें तो देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन H, एक नाइट्रोजन N और 3 ऑक्सीजन एटम O3, HNO3 ही बनेगा। इस नाइट्रो ग्रुप की इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से होगी कि ये यहाँ से वही जो मैंने बात की कि पहले से मौजूद एक हाइड्रोजन एटम को निकलना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से तो निकलेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड से भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाल कर क्या बना देगा, वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकाल देगा। क्या निकाल देगा, वाटर मालिक्यूल। और उस हाइड्रोजन के निकलने के बाद कार्बन का जो बॉन्ड खाली हुआ है वहाँ पर क्या चीज़ जाकर अटैच हो जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप वहाँ पर डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास, CH3 और साथ में NO2। इसे आप कहेंगे जी नाइट्रोमीथेन। अब नाइट्रो इथेन भी बना सकते हैं, नाइट्रोप्रोपेन भी बना सकते हैं इसी रिएक्शन के नतीजे में। इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंस है जो बाज़ औक़ात शार्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ नाइट्रेशन एंड गिव इट्स यूज, या व्हाट आर नाइट्रो अल्केन्स, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड एंड गिव इट देयर एप्लीकेशन। नाइट्रो अल्केन तो हमारे पास यही हैं, इस तरह से ही बनते हैं। सिंपल अल्केन को लें, उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं। हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर याद रखिएगा बच्चों, राउंड अबाउट 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। जिस किसी भी चीज़ की नाइट्रेशन करवाएंगे राउंड अबाउट 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अच्छा जी, तो नाइट्रो अल्केन तो हमने बना लिया। इसके यूजेज जो हैं आपकी बुक में बिल्कुल एक सिंपल सी आधी लाइन लिखी हुई है, आधी स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन उसमें 3 पॉइंट हैं कि दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल एंड सॉल्वेंट एंड मैनी सिंथेसिस प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस। तो आप 3 पॉइंट्स बनाकर एक अच्छा सा शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं कि नाइट्रो अल्केन के यूजेस क्या क्या हैं। ज़रा बुक्स की लाइनों को गौर से पढ़ा करें, उसमें काफ़ी बातें आपके फ़ायदे के लिए लिखी हुई होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है जी अल्केन का,
हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, सबसे पहले हम उसी तरह से इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि हैलोजिनेशन होती क्या है। इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले इसका नाम बताएंगे कि किसी भी चीज़ में हैलोजन का इंट्रोडक्शन, जिस तरह नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाया, अब इंट्रोडक्शन मैंने आपको कहा कि यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में। एडिशन रिएक्शन भी होते हैं, वो आगे हम अल्कीन या अल्काइन के केस में पढ़ेंगे, वहाँ पर अनसैचुरेशन होती है तो उसकी वजह से एडिशन पॉसिबल हो जाती है आसानी से, जबकि अल्केन के केस में प्रेफरेबली आप समझ लें 95% रिएक्शन जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। तो हैलोजिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन, हैलोजन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो X है। तो हैलोजन हमारे पास डाई मॉलिकुलर फॉर्म में होता है, X2 की फॉर्म में, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, Cl2 Br2। और इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है, जिस तरह पिछले रिएक्शन में हम कंडीशन का जिक्र करते आ रहे हैं, इसकी कंडीशन जो नेसेसरी है वो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप यहाँ पर उस बात को भी ज़रूर मेंशन कर लिया करें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपने जैसे कैटलिस्ट लिखते हैं, जैसे टेम्परेचर लिखते हैं, इस तरह सनलाइट का भी जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी है। अब ये डेफिनेशन लिख ली। अब यहाँ पर एक बात आप अगर ऐड करना चाहें तो ये ज़रूर कर दें कि जो टॉप मोस्ट हैलोजन है, हमारे पास कितने हैलोजन है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, डाउनवर्ड द ग्रुप मूव करते जाएँ, फिर ब्रोमीन है, फिर एंड पर क्या है हमारे पास आयोडीन है, और बॉटम पे हमारे पास एस्टेटिन है, लेकिन हम उसको रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इसको डायरेक्टली हैलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करवाते, इसका रिएक्शन विगरस होता है। तो आप क्या कहेंगे, अगर इन्हीं के दरमियान रिएक्टिविटी ऑर्डर करना चाहें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन विद अल्केन क्या होगा, तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन जो का मॉलिक्यूल वो उससे कम रिएक्टिव, और ब्रोमीन का रिएक्शन जो होगा वो दरमियाना होगा, मॉडरेट होगा, और आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो फ्लोरीन बीइंग टू फास्ट एंड आयोडीन बीइंग टू स्लो, हम इनको रिएक्शन में बहुत कम ही कंसिडर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो कंसिडर किया जाता है वो क्लोरीन या ब्रोमीन को किया जाता है। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंसिडर कर लेंगे, मैं क्लोरीन को कर लेता हूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरा सब्जेक्ट मेरी मर्ज़ी। तो आइए देखते हैं जी, कोई भी अल्केन लें, यहाँ पर भी मैंने मीथेन ले लिया, इसको रिएक्ट करवाऊँगा हैलोजन के साथ, Cl का मॉलिक्यूल, आपकी आसानी के लिए मैंने Cl2 को ओपन करके लिख दिया, और किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। तो वो भी मैं यहाँ पर ज़रूर लिखूँगा। सनलाइट के लिए मैंने ये साइन यूज़ किया Hµ। Hµ इज़ बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन क्या होती है, सनलाइट्स के अंदर मौजूद होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो सनलाइट के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं Hµ। H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अच्छा जी, ये आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। अच्छा, यहाँ पर होगा क्या, उसी तरह से ये एक हैलोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा ताकि कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो सके, और वो हैलोजन एक हाइड्रोजन को निकाल कर क्या बना देगा, HCl। और जहाँ से कार्बन का बॉन्ड खाली हुआ है वहाँ पर क्या अटैच होगा, ये दूसरा हैलोजन, और क्या बनाएगा, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, दैट इज़ द कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड। और इसका अगर आईयूपैक नेम दें तो क्लोरोमीथेन, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हैलो अल्केन। अल्काइल हैलाइड का आईयूपैक नेम देने का रूल जो होता है कि हैलोजन को पहले नेम देते हैं और कार्बन की तादाद के हिसाब से अल्केन को बाद में देते हैं। तो क्लोरोमीथेन बना यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये बहुत एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा लॉन्ग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अगर मैकेनिज़्म की बात की जाए तो मैकेनिज़्म इसका आपकी बुक में चंद एक मैकेनिज़्म है जो किसी ख़ास क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये जो हैलोजिनेशन का मैकेनिज़्म है वो फ्री रेडिकल क्राइटेरिया को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल के मुताबिक उसका रिएक्शन होता है। कैसे? हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जो मैकेनिज़्म होता है वो कौन सा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म क्या होता है, जिसका स्टार्ट या जो मैकेनिज़्म या जो रिएक्शन बेसिकली किस वजह से हो रहा हो, फ्री रेडिकल की। और फ्री रेडिकल बच्चों आपको पता होना चाहिए, फ्री रेडिकल क्या है, इट इज़ बेसिकली एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या जिसे आप कह सकते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर होगा
तो उस स्पीशी को, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। और ये ज़्यादातर होमोलिटिक क्लीवेज के ज़रिए से बनता है। अब होमोलिटिक क्लीवेज क्या है? हम जानते हैं एक कोवलेंट बॉन्ड है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू एटम, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। तो अगर हम बॉन्ड को इस तरह से तोड़ें, इस तरह से उसका क्लीवेज करें कि वो दोनों बॉन्ड जो हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉन्ड में पड़े हुए, वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, यानी कि दो एटम हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास, यानी कि जिस एटम ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था उनको अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए। तो ऐसे जो है फिशन को, ऐसे बॉन्ड ब्रेकेज को हम क्या कहते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में हमेशा फ्री रेडिकल बनता है, जबकि हेटेरोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में हमेशा आइंस बनते हैं। यानी कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस नहीं होगी। बॉन्ड को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि एक एटम दोनों बॉन्ड पे दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, जबकि दूसरा एटम जो है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा वो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आइन, जबकि जिस पर के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो नेगेटिव आइन यानी कि एनाइन के तौर पर करेगा। यानी कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में आइन फॉर्मेशन, जबकि होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में फ्री रेडिकल फार्मेशन। ये भी आपके बेसिक नॉलेज के लिए बात बताई। वापस आते हैं रिएक्शन के मैकेनिज़्म की तरफ। फ्री रेडिकल फार्मेशन की तरफ कैसे होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कैसा होगा? बेसिकली जिस चीज़ का भी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म हो वो 3 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप होता है जी हमारे पास रिएक्शन का स्टार्ट होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन यानी कि रिएक्शन का स्टार्ट। इनिशिएशन में क्या होगा? उसी तरह से फ्री स्टार्ट किस वजह से होना? फ्री रेडिकल की वजह से। इसी वजह से हमने उसके मैकेनिज़्म को नाम ही दिया फ्री रेडिकल फार्मेशन। तो क्लोरीन यानी कि हैलोजन को जब हम सनलाइट के मदद से इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे, यानी कि यहाँ से दरमियान, बिल्कुल दरमियान में से बॉन्ड तोड़ेंगे, इस क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल और ये दूसरा क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब ये हमारा पहला स्टेप। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, अब हमने रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। और अगर रिएक्शन आगे बढ़े, प्रोसीड करे, प्रोपोगेट करे, तो उस रिएक्शन के स्टेप को हम क्या कहेंगे? प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन कैसे होगी? फ्री रेडिकल अटैक करेगा अल्केन पर। फ्री रेडिकल अटैक करेगा किस पर? अल्केन पर। आइए जी अल्केन लेते हैं, CH4 मीथेन लिया मैंने, उसका पर अटैक करवाया हैलोजन का, फ्री रेडिकल का, और हमारे पास क्या होगा? फ्री रेडिकल के क्लोरीन है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। वो क्या कहेगा? हाइड्रोजन को कहेगा भाई तू भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ अपना और मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। और हम क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं मिलकर। तो क्या होगा यहाँ पर? ये कार्बन, उसके पास 3 हाइड्रोजन और कार्बन के पास अपना शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रही है? एक किस्म का होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। तो हमारे पास क्या होमोलिटिक क्लीवेज होगा? तो अब इसका क्या बनेगा? फ्री रेडिकल ही बनेगा। CH3 मिथाइल, और यहाँ कार्बन पर अपना हिस्से का इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये रिएक्शन इस तरह से, अगर फ्री रेडिकल अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर के प्रोडक्ट में मौजूद हैं तो वो रिएक्शन को कभी भी नहीं रोकने देते। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल और हाईली अनस्टेबल स्पीशी, वो फौरी तौर पर किसी न किसी चीज़ को के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल अगेन क्या करेगा? किसी क्लोरीन या हैलोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। CH3 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या बनेगा हमारे पास? अब उसी तरह से अब ये कार्बन इस क्लोरीन को कहेगा ले जी अब तू आ, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आओ और मेरे साथ बॉन्ड बना। तो कोई मसला नहीं, वो आ जाएगी, हाजिर हो जाएगी H3C, और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में दरमियान में आएंगे, शेयर होकर क्या बना देंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर क्लोरीन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर फिर से क्लोरीन जो है एक और क्लोरीन का यहाँ से फ्री रेडिकल बनने जा रहा है। तो यही वजह है कि ये हर स्टेप में, ये इस स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल बना, इस स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से किसी अल्केन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मिथाइल फ्री रेडिकल पर, और मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से किसी क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा क्लोरीन फ्री रेडिकल में। तो ये रिएक्शन जो है जारी रहता है। इस वजह से हम इस स्टेप को क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन स्टेप। तो हमें किसी न किसी तरह से इस रिएक्शन को रोकना है। तो हम कोई ऐसा आइडिया जहन में लेंगे कि जिससे ये रिएक्शन रुक जाए। मिसाल के तौर पर जिस
चीज़ की वजह से रिएक्शन रुक नहीं रहा, जारी है, तो हम अगर उन चीज़ का आपस में मुकाबला करवा दें, यानी कि फ्री रेडिकल, हम फिर क्या लेंगे, फ्री रेडिकल को आपस में ही रिएक्ट करवा देंगे, आपस में लड़ा देंगे, तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तो आखिरी स्टेप है जी हमारा रिएक्शन को स्टॉप करने का, जिसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप मैंने क्या कहा, रिएक्शन को रोकना है, रोकने का स्टेप। तो कैसे रोकेंगे, जिनकी वजह से सारा फसाद है, यानी कि फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, दूसरा मिथाइल का फ्री रेडिकल है। एक स्टेप में अल्काइल फ्री रेडिकल बनता है, दूसरे स्टेप में हैलोजन का फ्री रेडिकल बनता है। तो हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा देंगे, यानी कि ये मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरा हमारे पास जनाब क्लोरीन का फ्री रेडिकल अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन के नतीजे में किसी किस्म का कोई फ्री रेडिकल फार्मेशन नहीं हुई, मतलब मज़ीद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं पर रुक जाएगा और सारा फसाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, प्रोपोगेशन स्टेप रुकता नहीं है, जारी रहता है। क्या होता है इसमें, आइए देखते हैं प्रोपोगेशन स्टेप की जो ज़रा एक्सपेंड करके देखते हैं कि इसमें होता क्या है बेसिकली, कितना कहाँ तक जाएगा रिएक्शन, हमने इसकी हद तक पहुँचना है। तो मैंने क्या लिया, इसी प्रोपोगेशन स्टेप की प्रोडक्ट्स को ले लूँगा। क्या लिया, अल्काइल हैलाइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल। ज़रा गौर से देखिएगा, ले जी मैंने प्रोपोगेशन स्टेप की ही एक प्रोडक्ट को ले लिया। प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है और दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल, जिनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को उकसाएगा और इसको कहेगा तू आ मेरे साथ आ और अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर आ। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर आएगी, उस क्लोरीन के साथ शेयर करके क्या बना देगी, HCl। क्या बना देगी, HCl का मॉलिक्यूल। और अब इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन अपने हिस्से का मौजूद है, वो कार्बन पर ही रहेगा और क्या बनेगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ही रह चुके हैं, लेकिन साथ साथ एक क्लोरीन भी है और उसके साथ साथ कार्बन के पास अपने हिस्से का एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी फ्री रेडिकल है। तो ये बदला लेने के लिए ये क्या करेगा, अब किसी दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो इसको मैं दोबारा से लिखने लगा हूँ, ये कार्बन, ये इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और इस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल की फॉर्म में, और ये किस पर अटैक करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर, क्योंकि उस क्लोरीन के मॉलिक्यूल की वजह से ही बनने वाले क्लोरीन फ्री रेडिकल ने ही इसको कन्वर्ट किया था फ्री रेडिकल में। तो ये अब इस तरह से अल्टरनेट होते रहेंगे एक दूसरे में। कैसे, अब ये कार्बन क्या करेगा, इस क्लोरीन को कहेगा कि जो मेरा हाइड्रोजन ले गया है उसकी कमी पूरी कर। तो ये क्लोरीन आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस लेता हूँ। ये वापस लेकर आएगा और इस कार्बन के साथ अपना इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। ले जी, ये कार्बन, इसके साथ पहले वाले 2 हाइड्रोजन, एक पहले वाला क्लोरीन, और अब जो नया आने वाला क्लोरीन है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसको अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, CH2Cl2, और इसे कॉमन नेम दिया जाए। CH2 क्या होता है, मिथाइलिन, और Cl2 डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। और अगर IUPAC नेम दें तो ये क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन। 2 क्लोरीन है और एक ही कार्बन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, डाइक्लोरोमीथेन। अच्छा जी, और उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल तो बनता ही रहेगा, जहाँ पर अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। तो अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, अपने साथ वाली इसी चीज़ पर फिर से अटैक कर देगा, छेड़खानी करता रहेगा, ये रिएक्शन को रुकने नहीं देता। तो ये मैं इन चीज़ों को दोबारा से लिखता हूँ, 2 हाइड्रोजन मिथाइलिन, 2 क्लोरीन डाइक्लोराइड। इस पर फिर से क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा, कहाँ पर, अब ये उसी तरह से हाइड्रोजन को उकसाएगा, हाइड्रोजन को कहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर आ और मेरे साथ मिलकर HCl बना। कोई मसला नहीं, वो हाजिर होती है। हाइड्रोजन बड़ी फसादी है, कभी कहीं तो कभी कहीं। तो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को निकाल कर रफू चक्कर, और कार्बन के हिस्से का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में मौजूद था वो कार्बन पर, यानी कि अब कार्बन का फिर से फ्री रेडिकल बन जा रहा है। ये कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन रह गई, दूसरी हाइड्रोजन थी वो भी निकल गई, और 2 क्लोरीन मौजूद है। और अब फिर से कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल की फॉर्म में। अब ये कार्बन अपना बदला लेने के लिए फिर से क्या करेगी, क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगी। ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये 2 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन, और इसी एक इलेक्ट्रॉन के जरिए से किस पर अटैक करेगी, क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर।
कोई मसला नहीं है। ये कार्बन कहेगी इसी क्लोरीन को कि आज आप मेरे साथ बॉन्ड बना। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में मौजूद जो था इसका वो लेकर आएगी और इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके क्या बना देगी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और हमारे पास क्या बनेगा, ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये दो पहले वाले क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, और ये अब नई आने वाले क्लोरीन है जी जनाब, ये यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ये क्लोरीन। अब अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में लिखे तो क्या बनेगा, CHCl3। और इसका आईयूपैक नेम अगर मैं कहूँ तो क्या होगा, ट्राईक्लोरोमीथेन। और अगर इसका कॉमन नेम कहूँ तो क्या कहलाता है, बहुत ही मशहूर कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। और ये MCQs में बाद औक़ात पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है, तो आपने बताना है CHCl3। अच्छा जी, अभी तक एक हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कि अभी भी मज़ीद सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से बन रहा है, अभी भी बन रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल भी यहाँ पर बनेगा, जिसको आप यहाँ पर लिखना ज़रूर लिखेंगे, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ये फिर से क्या करेगा, उस हाइड्रोजन के साथ छेड़खानी करेगा और उसको लेकर भाग जाएगा। नहीं जी, ये कार्बन, एक क्लोरीन पहले वाला, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन, और लें जी ये हाइड्रोजन, इसके साथ क्या करेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलकर बनाएगा HCl। और साथ में ये कार्बन के पास अब 3 क्लोरीन रह जाएंगे, और इस यहाँ से निकलने वाला जो हाइड्रोजन है वो अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाएगा, जबकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर ही, तो अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर रहेगा, तो अब फिर से कार्बन का क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। अब अकेली कार्बन है, उसके पास 3 क्लोरीन है, और कार्बन पर क्या है, फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री रेडिकल। फिर से ये क्या करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ये इसी तरह से तरतीब एंड तक जारी रहेगी। कहाँ तक जाएगी ये तरतीब, हम वही तलाश कर रहे हैं, वही कोशिश कर रहे हैं। ये CCl3 कार्बन पर इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और ये कार्बन फिर से क्या कहेगा, क्लोरीन को कहेगा कि तू अपना बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन ले आ और मेरे साथ बॉन्ड बना। तो वो कहेगी हाजिर। और क्या बनेगा हमारे पास, ये कार्बन के पास पहले 3 क्लोरीन थे, अब चौथा भी क्लोरीन आ जाएगा, यानी कि CCl4। अब यहाँ पर अगर गौर से देखें, और साथ में फिर से क्या बनेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल बन तो गया है, लेकिन अब इस कार्बन के पास मज़ीद कोई हाइड्रोजन नहीं रही, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मज़ीद कोई रिएक्शन नहीं करवा सकता, जिसे आप ये भी कह सकते हैं यही क्लोरीन फ्री रेडिकल आपने टर्मिनेशन स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल किया था। अच्छा, तो एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या बनी, इसका अगर कॉमन नेम लें तो ये क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगर आईयूपैक नेम दें तो 4 कार्बन है टेट्राक्लोरो, और 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोरो, और 1 कार्बन है तो टेट्राक्लोरोमीथेन कहलाएगा इसका आईयूपैक नेम। ये थे जनाब रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी अल्कीन्स के बारे में।